हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करें या स्ट्रेटजीज क्या क्या बनाएं। चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें जो रिसोर्सेज हैं उनकी फुलर यूटिलाइजेशन करनी है और उनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट भी करनी है। For effective resource and environment management, our development plans have to pursue the following strategies. अगर हमने अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है और एनवायरनमेंट को मैनेज करना है और रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है तो हमें ये फॉलोइंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए। रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसके अंदर क्या है? रिसोर्सेज शुड नॉट ओनली बी एक्सप्लॉइटेड बट ऑल्सो रिप्लेनिश्ड एज वेल। उनको रिप्लेनिश भी करना है, मतलब ये नहीं कि एक्सट्रैक्ट करते रहो और उनको टाइम ना दो फिर से, मतलब रीबॉर्न करने का, फिर से रीबर्थ करने का टाइम ना दो। देयरफॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड द रेट एट विच दे आर रिन्यूड। मतलब जितनी तेजी से हम एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उतना उनको टाइम भी दो ताकि वो रीबॉर्न हो जाएं। समझ की बात? अगर हम कोयला निकाली जा रहे हैं, एक टाइम पे तो कोयला खत्म हो जाएगा, तो उतनी स्पीड से निकालें जितनी स्पीड इसको बनने में लगती है। अब ये ना कहना ये तो इम्पॉसिबल है, मगर ये भी एक तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फर्दर मोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज्ड। जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है उनकी जो एक्सट्रैक्शन है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्स अक्रॉस जनरेशंस। जो जितनी भी हमारी आने वाली जनरेशंस हैं उनके बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही सारी रिसोर्स कंज्यूम कर दी और फ्यूचर के लिए कुछ बचा ही नहीं। एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस विदाउट कॉजिंग डैमेज टू एनवायरनमेंट। हम डिवाइड कर दें कि भाई इतना ही हमने यूज करना है इतने सालों के अंदर, इससे ज्यादा यूज नहीं करना। उसके लिए चाहे स्पीड स्लो करनी पड़ जाए रिसोर्स यूज की, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बच जाए ना। थर्ड पॉइंट आ जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। वी शुड प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू एनवायरमेंट एंड अदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। इंस्टेड ऑफ पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट वी शुड कंजर्व इट। तो हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उससे पोल्यूट नहीं करना चाहिए। पोल्यूट करने से अच्छा है जो है उसको मेंटेन कर लो या उसको और ज्यादा प्यूरिफाई कर लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जितने भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो अच्छे तरीके से लगाने चाहिए। लॉज तो हर एक कंट्री ने बनाए हुए हैं मगर उनको लागू नहीं किया जाता, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज हैं हमारी उनको कंजर्व करके रखो। ठीक है, उनको कंजर्व के साथ साथ नर्चर भी करना है। मतलब और ज्यादा अगर चॉइसेस है हमारे हाथ में कि हम जंगल और ज्यादा लगा सकें या ग्रासलैंड्स और ज्यादा बढ़ा सकें, उसको और ज्यादा एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इफेक्टिव नहीं लिखा हुआ, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मतलब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज करो ताकि पोल्यूशन कम हो। अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे डीजल इंजन है वो ज्यादा धुआं छोड़ता है, तो कोई सीएनजी का इस्तेमाल कर लो, या फिर आजकल हाइड्रोजन का भी आ रहा है सिस्टम, और भी कई नई नई चीजें आ रही हैं, वो चीज इस्तेमाल करो जिससे एफिशिएंट टेक्निक हो जाए और पोल्यूशन जो है कम से कम हो जाए। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी या एफिशिएंट टेक्निक्स शुड बी यूज्ड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसे एफिशिएंट बना लो। द एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट कर दे। जैसे पुराने टाइम पे मैं देखता था गाड़ी चलती थी, उसकी माइलेज जो है बहुत कम होती थी, मतलब एवरेज। आजकल जो गाड़ियां चलती हैं 1 लीटर में कई गुना ज्यादा चल जाती हैं। तो कहने की बात है टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट करते रहो ताकि उनका जो यूजेज है वो कम से कम हो जाए। दिस विल मॉडरेट द स्ट्रेस ऑन रिसोर्स एंडोमेंट। इसमें जो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। जो भी इको फ्रेंडली टेक्निक्स हैं वो यूज करो, जैसे कि सोलर एनर्जी को आजकल यूज करो, समझ की बात, वो काफी, और विंड एनर्जी को यूज करो। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें यूज करो। There is an urgent need of modifying the existing techniques so as to develop eco-friendly technologies. तो आजकल की जो टेक्निक्स है उनको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है ताकि ताकि मतलब जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके। मैंने एग्जांपल दी आपको सोलर एनर्जी की और विंड एनर्जी की। इको फ्रेंडली टेक्निक्स आर गियर्ड टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। इसकी वजह से जो एनवायरमेंट है उसको कंजर्व किया जा सकता है। सोलर एनर्जी यूज करके अगर बिजली बना सकते हैं तो कोयले को जलाने की जरूरत नहीं है।
और डैम बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रमोट एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड दोज टेक्निक्स विच प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज बनानी है। और जैसे आजकल आपको पता ही है, एलईडी बल्ब की जगह एलईडी का यूज हो रहा है जिसमें कम एनर्जी लगती है, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाएं जिससे बिजली का यूज वगैरह कम हो जाए, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज को प्रमोट करना है, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी को, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। तो उसके बाद गोबर गैस प्लांट्स बनाने हैं, जो कि डोमेस्टिक फ्यूल की जो कंजम्पशन है उसको पूरा कर सकते हैं। गोबर गैस प्लांट्स प्रोवाइड्स गैस एज अ रिसोर्स ऑफ फ्यूल एज वेल एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फॉर कल्टीवेशन। तो गोबर गैस प्लांट्स में क्या होता है, एक तो घर के यूज के लिए जो गैस है वो बन जाती है, और दूसरा जो खाद वगैरह भी बन जाती है कल्टीवेशन के लिए। सिमिलरली सोलर एनर्जी should be effectively used as conventional and cleaner source of energy। तो सोलर एनर्जी को भी यूज किया जा सकता है क्योंकि ये कन्वेंशनल है और एवर एंडिंग जो है ये जो है सिस्टम है, ये सनलाइट तो फिलहाल तो खत्म नहीं हो रही ना। इट इज बोथ इको फ्रेंडली एज वेल एज नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इको फ्रेंडली भी है और फिलहाल तो एग्जॉस्ट नहीं हो रही। विंड पावर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एंड क्लीनर एनर्जी सोर्स। जो विंड पावर है वो भी एक एफिशिएंट और क्लीनर सोर्स है। उसकी वजह से जहाँ पे विंड्स काफी ज्यादा चलती हैं वहां पे पक्का घूमता रहता है और बिजली प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है। इन एरियाज वेयर स्पीड ऑफ विंड इज यूजुअली हाई, विंड मिल्स कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को बिना हार्म किए विंड मिल्स वगैरह लगाई जा सकती हैं जिससे कि बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है जहाँ पे हवा काफी ज्यादा चलती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनका यूज भी काफी ज्यादा जो है हमें करना चाहिए। द यूज ऑफ एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या सीएनजी, उसका यूज काफी ज्यादा करना चाहिए। इट शुड बी एनकरेज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो इनकी जगह पे एलपीजी या सीएनजी वगैरह का यूज करो। एलपीजी थोड़ा सा खतरनाक रहती है, सीएनजी थोड़ी ठीक रहती है। एलपीजी एंड सीएनजी आर क्लीनर फ्यूल्स एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं और थोड़े क्लीनर भी होते हैं, तो इनका यूज बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, मतलब पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह का इस्तेमाल मत करो या कम करो, ठीक है। Excessive use of fertilizers, insecticide, pesticides had led to loss of soil fertility, soil erosion, salination, soil contamination, damage of environment, etc. etc. इनकी वजह से कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं। द नीड ऑफ आर इज टू स्विच ओवर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आजकल बहुत जरूरत है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है स्विच कर जाएं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट यूजेस biocompose, that is compose made from organic wastes of different types of biological pests control using the pesticides based on plant products। सिंपल वर्ड्स में जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको केमिकल्स को ना यूज करते हुए हम ऐसी जो बायोपेस्ट कंट्रोल के तरीके जैसे नीम वगैरह के पत्ते या ऐसे जैसे पेस्ट कंट्रोल हो जाए उनको यूज करें, ताकि मतलब केमिकल्स का यूज कम से कम हो। सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग विल हेल्प इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग से एग्रीकल्चर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी और ये काफी सही रहता है एनवायरमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें फूड चेन में आ जाती हैं तो हमारे को भी कैंसर क्रिएट करती हैं और बाकी एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए भी खराब है। नेक्स्ट आ जाता है सेटिंग एयर क्वालिटी एंड एमिशन स्टैंडर्ड्स। अब हर एक गवर्नमेंट ने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और एमिशन स्टैंडर्ड दिए हुए हैं हर एक इंडस्ट्री के लिए, मगर आपको पता है कि मतलब अच्छी तरह से मतलब उनको माना नहीं जाता क्योंकि रूल्स तो हर एक कंट्री बना देती है मगर उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाती है नहीं कर पाती, ये मेन चीज होती है। द गवर्नमेंट मस्ट सेट एयर क्वालिटी एंड एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल्स टू रिड्यूस देयर एयर पोल्यूशन। व्हीकल्स के स्टैंडर्ड सेट कर दो कि भाई इस स्टैंडर्ड में अगर तुम्हारी व्हीकल है तो चलती रहेगी और अगर कुछ ज्यादा ही एमिशन निकालेगी तो आरसी वगैरह कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट हैज सेट एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल्स के लिए सेट की हुई है। Fines are imposed on the vehicle owners in case the level of emission is higher than the standard। अगर जो आपका लेवल ऑफ एमिशन है वो हायर आ रहा है स्टैंडर्ड एमिशन से तो आपको फाइन भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल डिवाइसेस टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर प्यूरिफायर्स वगैरह लगाएं, जैसे चाइना में हर एक सिटी में लग रहा है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे भी एक जगह लगा हुआ है, तो ऐसी जगह करें, एयर को प्यूरिफाई करने की कोशिश करें,
ठीक है। द गवर्नमेंट मे एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजीज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. So such techniques are techniques using low एयर पोल्यूटेंट फ्यूल. तो बेसिकली ऐसी टेक्निक्स लेके आए जिससे जो एयर पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा, जो मतलब जो लो पोल्यूटेंट फ्यूल है उसको यूज करें. एग्जाम्पल, CNG इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड टेक्निक्स यूजिंग कैटालिस्टिक कैटालिटिक कन्वर्टर. बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज करें और ऐसी चीजों को यूज करें जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में टेक्निकल डिवाइसेस को यूज करें जिससे कि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरा एक फॉरेन में फ्रेंड है, मैंने उससे कहा कि यार तूने गाड़ी रखी, वो कहता गाड़ी की क्या जरूरत है, यार ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ही इतना अच्छा है तो गाड़ी रखने की क्या जरूरत है. तो सिंपल वर्ड्स में, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो लोग अपनी गाड़ियां कम खरीदेंगे और उससे पोल्यूशन भी कम होगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग मेट्रोज शुड बी डेवलप्ड. This will cut the use of private vehicles and would reduce environmental pollution in the cities. तो सिटीज में अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन होगा तो लोग अपनी गाड़ियां कम रखेंगे जिसकी वजह से एनवायरमेंट अच्छा हो सकता है. नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. लोगों को अवेयर करना है ना कि भाई पॉल्यूशन हो जाएगा तो तुम्हें ही नुकसान है. समझ की बात. देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द डिजायरेबिलिटी ऑफ कंजर्विंग आर नेचुरल एसेट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन. तो हमें जनरेशन को समझाना है, हमें लोगों को समझाना है कि अगर पॉल्यूशन होगा तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर ये असर होगा. तो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए खात्मा ही ना हो जाए रिसोर्सेज का, तो उनको टीच करना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा. पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ डिजायरेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. उनको बताना पड़ेगा कि हमें क्यों चाहिए, हमें क्यों एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, हमें क्यों एनवायरमेंट को जो हम एनवायरमेंटल रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं उनको बचाने की क्यों जरूरत है. लोगों को अवेयर बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी वो लोगों ने ही तो इम्प्लीमेंट करनी है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.